दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आर के वर्मा में। एक एक दिन बीरबल बाग में टहलते हुए सुबह की ताजी हवा का आनंद ले रहे थे कि अचानक एक आदमी उसके पास आकर बोला, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बीरबल कहाँ मिलेंगे? बीरबल बोले, बाग में। यह सुनकर वह आदमी थोड़ा सकपकाया, लेकिन फिर संभल कर बोला, वह कहाँ रहते हैं? बीरबल ने उत्तर दिया, अपने घर में। हैरान परेशान आदमी ने फिर पूछा, तुम मुझे उसका पूरा पता ठिकाना क्यों नहीं बता देते? बीरबल ने ऊंचे स्वर में कहा, क्योंकि तुमने पूछा ही नहीं। उस आदमी ने फिर सवाल किया, क्या तुम नहीं जानते कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जनाब। वह आदमी कुछ देर के लिए चुप हो गया। बीरबल का टहलना जारी था। वह फिर बीरबल के पास जा पहुंचा, बोला, बस मुझे केवल इतना बता दो कि क्या तुम बीरबल को जानते हो? बीरबल ने जवाब दिया, हाँ, मैं जानता हूँ। उस आदमी ने पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? बीरबल ने उत्तर दिया, मेरा ही नाम बीरबल है। यह सुनकर वह आदमी भौंचक्का रह गया। वह बीरबल से इतनी देर से बीरबल का पता पूछ रहा था और बीरबल थे कि बताने को तैयार नहीं हुए कि वही बीरबल है। उसके लिए यह बेहद आश्चर्य की बात थी। तुम भी क्या आदमी हो, कहता हुआ वह कुछ नाराज सा लग रहा था। मैं तुमसे तुम्हारे ही बारे में पूछ रहा था और तुम न जाने क्या क्या ऊटपटांग बता रहे थे। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? बीरबल बोला, जनाब, मैंने तुम्हारे सवालों का सीधा सीधा जवाब दिया था बस। अंततः वह आदमी भी बीरबल की बुद्धि की तीक्ष्णता देखकर मुस्कुराए बिना न रह सका। शिक्षा, जब तक आवश्यकता न हो, आप किसी से कोई प्रश्न पूछेंगे तो यदि वह जानता होगा तो उसका सीधा उत्तर दे देगा, और यदि न जानता होगा तो इनकार कर देगा। इसलिए हमेशा प्रश्न सीधे साधे लहजे में पूछे, अन्यथा आपको भी उसी व्यक्ति की तरह हैरान होना पड़ सकता है जैसे बीरबल से प्रश्न करता हुआ। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दो बादशाह अकबर ने सुना कि कोई ज्योतिष शेखी बघारता है कि उसकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उसे सजा देने के लिए दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहते हो कि तुम भविष्य बिल्कुल सही बताते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी? वह आदमी बोला, मुझे अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ज्योतिषी अपनी पत्रिकाएं देखने की बजाय बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे बताया कि उसे क्या कहना है। दरबार में लौटकर ज्योतिषी ने घोषणा की कि उसकी मृत्यु बादशाह से 3 दिन पहले होगी। अकबर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी मृत्यु के डर से उन्होंने उसे बिना किसी नुकसान के भेज दिया। शिक्षा, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को दूर करना सीखें और फिर शांत दिमाग से काम करें। यदि ज्योतिषी अपनी मृत्यु की कोई और तारीख बताता तो बादशाह उसे गलत साबित करने के लिए उसे मृत्युदंड दे देते। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 3 दरबार के दूसरे लोग बीरबल से जलते तो थे ही, वे ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करते रहते थे कि कब बादशाह को बीरबल के खिलाफ भड़काए। ऐसे अवसर उन्हें मिल भी जाते थे। एक बार लोगों के कहने से बादशाह ने कहा, बीरबल, तुम्हारी शिकायत मिली है। जी, लोग कहते हैं बीरबल इतना गुणी नहीं है जितना सरकारी कोष से धन प्राप्त करता है। जी, क्या यह सच है?
जी। यानी तुम स्वीकार करते हो? जी। क्या जी जी करते जा रहे हो? क्या तुम मानते हो कि तुम मूर्ख हो? जी हाँ। जब तुम मूर्ख हो तो क्यों सरकारी खजाने पर बोझ बने हो? छुट्टी करो। मर्जी है आपकी जहांपना। ठीक है, 1 महीने के लिए हम तुम्हें हटाकर देख लेते हैं। जो हुक्म जहांपना। ठीक है, तो कल से तुम जहां भी चाहो जा सकते हो और सदा के लिए जाना चाहो तो चले जाना। आपका हुक्म सर। आंखों पर। बीरबल वहां से कहीं अज्ञातवास में चले गए। बीरबल का अभाव बादशाह को जल्दी ही खलने लगा। उनके बिना बादशाह का न तो मन ही लगा और न दरबार में वह रौनक रही। दरबार में बहुत से फैसले गलत होने लगे। हास्य की जो गंगा बहती थी वह भी सूख गई। बादशाह उदास रहने लगे। उन्होंने बीरबल को ढूंढना शुरू कर दिया, परंतु उसे ढूंढा न जा सका। बादशाह ने उसे ढूंढने की एक तरकीब निकाली। उन्होंने ऐलान किया कि उनके राज्य के लोग अपने साथ आधी धूप आधी छाव लेकर अपने अपने क्षेत्र के सदर मुकाम पर पहुंचें। पूरे राज्य में केवल एक गांव ही ऐसा पाया गया जहां के लोग अपने सदर मुकाम पर आधी धूप और आधी छाव लेकर पहुंचे। वे लोग अपने अपने सिर पर ऐसी चारपाइयां उठाए हुए थे जो इस तरह बुनी थीं कि उनमें बड़े बड़े छिद्र थे। उनकी परछाई में धूप का भाग भी था। बादशाह को अपनी सूझ से आंशिक सफलता मिली। उन्हें विश्वास हो गया कि इस गांव में कोई बुद्धिमान व्यक्ति रहता है। अपनी बात की पुष्टि के लिए उन्होंने कहलवा भेजा कि उस गाज़व के सभी कुओं की दावत बादशाह के महल में है। सब कुएं महल में आए। गांव वालों ने दावत में अपने कुएं न भेजे तो सजा दी जाएगी। गांव वाले घबरा गए, परंतु उस गांव में तो बीरबल था। गांव वालों ने उनसे इसका उपाय पूछा। बीरबल ने कहा, चिंता मत करो, यह कठिन नहीं है। क्या किया जाए? बादशाह का आदेश है कि कुएं दावत में न भेजे तो सजा दी जाएगी। आप कहते हैं कठिन प्रश्न नहीं है। आसान बात है, घबराए नहीं। तो बताइए ना। बादशाह के पास खबर भेज दो कि दावत में आने के लिए हमारे सब कुएं सहमत हैं, मगर उन्होंने एक शर्त लगाई है। हमारे कुएं तभी उस दावत में आएंगे जब उन्हें बुलाने के लिए बादशाह के महल का कुआं आएगा। वे आदमी के साथ या अकेले नहीं आएंगे। वे भी इज्जतदार कुएं हैं। बादशाह को अब संदेह न रहा कि उस गांव में बीरबल मौजूद है। उन्होंने पत्र भेजकर बीरबल को बुला लिया। बादशाह प्रसन्न हो गए। वे बीरबल के बिना बहुत परेशान हो रहे थे। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 बादशाह ने एक दिन पूछा, सबसे कृतज्ञ कौन और सबसे कृतघ्न कौन है? बीरबल ने कहा, इसका उत्तर मैं दरबार में दूंगा। कई दिनों के बाद बीरबल दरबार में 2 प्राणियों को लाया। उनमें एक कुत्ता था और दूसरा जमाई। बादशाह ने पूछा, ये कौन हैं? और यह कुत्ता क्यों लाए हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहांपना, एक कृतज्ञ है और दूसरा कृतघ्न है। मतलब समझाओ। ये कुत्ता वफादार है, स्वामी भक्त और कृतज्ञ है। इसे गलती पर मारा पीटा जा सकता है, तब भी कुछ देर बाद दुम हिलाएगा, आपके हाथ चाटेगा। यह बड़ा कृतज्ञ होता है। दूसरा यह जमाई है।
इसे बेटी दे दो, सब कुछ दे दो, परंतु इसे सब्र या संतोष नहीं होता, तब भी अकड़ा रहेगा। यह कृतघ्न होता है। बादशाह को क्रोध आ गया। उसने आदेश दिया, जमाई को फांसी दे दी जाए। बीरबल बोले, जहांपना, यह गलत है। इसे फांसी देना उचित न होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने ही जमाई के लिए नहीं कहा। यह बात हर जवाई पर लागू होती है। किस किस को फांसी देंगे? आप सभी किसी न किसी के जमाई हैं। मैं भी हूं और आप भी। बादशाह चौंक पड़े। वह सोच भी नहीं पाए थे कि जमाई तो वह भी हैं। जमाई तो बीरबल भी है। बादशाह अकबर और सभी दरबारी जोर जोर से हंसने लगे। बादशाह ने बीरबल के जमाई को माफ कर दिया और हमेशा की तरह बीरबल की बुद्धिमानी से प्रभावित हो गए। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। दो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल का बोलबाला था। बीरबल की चतुराई और सूझबूझ ने उन्हें बादशाह का खास बना दिया था। इस कारण दरबार में बहुत से लोग बीरबल से जलते थे। इन लोगों में बादशाह अकबर के साले साहब भी थे। साले साहब बीरबल को नीचा दिखाने के लिए कोई भी मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हर बार उन्हें ही मुंह की खानी पड़ती थी। बेगम का भाई होने की वजह से बादशाह भी उसे कुछ नहीं कहते थे। एक दिन बीरबल की गैर मौजूदगी में साले साहब ने बादशाह अकबर से दीवान पद की मांग कर डाली। बादशाह ने साले साहब की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने साले साहब से कहा, आज मुझे सुबह सुबह महल के पीछे बिल्ली के बच्चों की आवाज सुनाई दी है। लगता है कि किसी बिल्ली ने बच्चे दिए हैं। जाकर देखकर आओ कि यह बात सच है या नहीं। साले साहब झट से महल के पीछे गए और वापस आकर बोलते हैं, आपकी बात सच है। महल के पीछे एक बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने कहा, अच्छा, जरा यह बताओ कि बिल्ली ने कितने बच्चों को जन्म दिया है। साले साहब ने जवाब में कहा, यह तो मुझे नहीं पता, मैं अभी पता करके आता हूँ महाराज। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे गए और वापस आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली 5 बच्चों की मां बनी है। बादशाह अकबर ने पूछा, अच्छा, जरा यह बताओ कि उन 5 बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं। साले साहब ने जवाब में कहा, मैंने यह तो देखा ही नहीं, मैं अभी देखकर आता हूँ। इतना कहकर वो फिर से महल के पीछे जाते हैं और थोड़ी देर बाद आकर कहते हैं, महाराज, बिल्ली के 5 बच्चों में से 3 नर हैं और 2 मादा हैं। बादशाह अकबर ने अपने साले साहब से फिर से एक सवाल पूछा, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? सवाल के जवाब में साले साहब ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ। बादशाह अकबर ने कहा, रहने दो, बैठ जाओ। इतने में बीरबल राज दरबार में पहुंच चुके थे। बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल, महल के पीछे बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है, जरा देखकर आओ कि क्या यह बात सही है। बीरबल ने कहा, मैं अभी देखकर आता हूँ महाराज। ऐसा कहकर वह महल के पीछे देखने के लिए चले गए। वापस लौटकर बीरबल ने बादशाह अकबर को बताया, महाराज, बिल्ली ने बच्चों को जन्म दिया है। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बिल्ली कितने बच्चों की मां बनी है? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 5 बच्चों की। बादशाह ने फिर से सवाल किया, बिल्ली के बच्चों में से कितनी मादा हैं और कितने नर हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, 3 नर और 2 मादा।
बादशाह अकबर ने एक बार फिर से बीरबल से सवाल किया, बिल्ली के नर बच्चे किस रंग के हैं? बीरबल ने तुरंत जवाब दिया, महाराज, दो नर बच्चों का रंग काला और एक का बादामी है। अब महाराज ने पास बैठे अपने साले साहब की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा इस बारे में क्या कहना है? साले साहब शर्मिंदगी से सिर झुकाए बैठे रहे और कुछ न कह सके। कहानी से सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी की सफलता से जलना नहीं चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 3 दोस्तों। एक समय की बात है, बादशाह अकबर ने अपने बेगम के जन्मदिन के लिए बहुत ही खूबसूरत और बेशकीमती हार बनवाया था। जब जन्मदिन आया तो बादशाह अकबर ने वह हार अपनी बेगम को तोहफे में दे दिया, जो उनकी बेगम को बहुत पसंद आया। अगली रात बेगम साहिबा ने वह हार गले से उतारकर एक संदूक में रख दिया। जब इस बात को कई दिन गुजर गए तो एक दिन बेगम साहिबा ने हार पहनने के लिए संदूक खोला, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे वह बहुत उदास हो गई और इस बारे में बादशाह अकबर को बताया। इस बारे में पता चलते ही बादशाह अकबर ने अपने सैनिकों को हार ढूंढने का आदेश दिया, लेकिन हार कहीं नहीं मिला। इससे अकबर को यकीन हो गया कि बेगम का हार चोरी हो गया है। फिर अकबर ने बीरबल को महल में आने के लिए बुलावा भेजा। जब बीरबल आया तो अकबर ने सारी बात बताई और हार को खोज निकालने की जिम्मेदारी उसे सौंप दी। बीरबल ने समय व्यर्थ किए बिना ही राजमहल में काम करने वाले सभी लोगों को दरबार में आने के लिए संदेश भिजवाया। थोड़े ही देर में दरबार लग गया। दरबार में अकबर और बेगम सहित सभी काम करने वाले हाजिर थे, लेकिन बीरबल दरबार में नहीं था। सभी बीरबल का इंतजार कर ही रहे थे कि तभी बीरबल एक गधा लेकर राज दरबार में पहुंच जाता है। देर से दरबार में आने के लिए बीरबल बादशाह अकबर से माफी मांगता है। सभी सोचने लगते हैं कि बीरबल गधे को लेकर राज दरबार में क्यों आया है। फिर बीरबल बताता है कि यह गधा उसका दोस्त है और उसके पास जादुई शक्ति है। यह शाही हार चुराने वाले का नाम बता सकता है। इसके बाद बीरबल जादुई गधे को सबसे नजदीक वाले कमरे में ले जाकर बांध देता है और कहता है कि सभी एक एक करके कमरे में जाएं और गधे की पूंछ पकड़कर चिल्लाएं, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। साथ ही बीरबल कहता है कि आप सभी की आवाज दरबार तक आनी चाहिए। सभी के पूंछ पकड़कर चिल्लाने के बाद आखिर में गधा बताएगा कि चोरी किसने की है। इसके बाद सभी कमरे के बाहर एक लाइन में खड़े हो गए और एक एक करके सभी ने कमरे में जाना शुरू कर दिया। जो भी कमरे के अंदर जाता तो पूंछ पकड़कर चिल्लाना शुरू कर देता, जहां पनाह मैंने चोरी नहीं की है। जब सभी का नंबर आ जाता है तो अंत में बीरबल कमरे में जाता है और कुछ देर बाद कमरे से बाहर आ जाता है। फिर बीरबल सभी काम करने वालों के पास जाकर उन्हें दोनों हाथ सामने करने को बोलता है और एक एक करके सभी के हाथ सूंघने लगता है। बीरबल की इस हरकत को देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। ऐसे ही सूंघते सूंघते एक काम करने वाले का हाथ पकड़कर बीरबल जोर से बोलता है, जहां पनाह इसने चोरी की है। ये सुनकर अकबर बीरबल से कहते हैं, तुम इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि चोरी इस सेवक ने ही की है? क्या तुम्हें जादुई गधे ने इसका नाम बताया है? तब बीरबल बोलता है, जहां पनाह यह गधा जादुई नहीं है। यह बाकी गधों की तरह साधारण ही है।
बस मैंने इस गधे की पूंछ पर एक खास तरह का इत्र लगाया है। सभी सेवकों ने गधे की पूंछ को पकड़ा, बस इस चोर को छोड़कर। इसलिए इसके हाथ से इत्र की खुशबू नहीं आ रही है। फिर चोर को पकड़ लिया गया और उससे चोरी के सभी सामान के साथ ही बेगम का हार भी बरामद कर लिया गया। बीरबल की इस अक्लमंदी की सभी ने सराहना की और बेगम ने खुश होकर बादशाह अकबर से उसे उपहार भी दिलवाया। कहानी से सीख। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि बुरे काम को कितना भी छुपाने की कोशिश करो, एक दिन सबको पता चल ही जाता है। इसलिए बुरे काम नहीं करने चाहिए। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे, कमेंट में बताएं कहानी कैसी लगी। 3 बादशाह अकबर ने सुना कि कोई ज्योतिष शेखी बघारता है कि उसकी भविष्यवाणी कभी झूठी नहीं हो सकती। उसे सजा देने के लिए दरबार में बुलाया गया। अकबर ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहते हो कि तुम भविष्य बिल्कुल सही बताते हो, तो मुझे बताओ कि तुम्हारी मृत्यु कब होगी। वह आदमी बोला, मुझे अपनी पत्रिका देखनी पड़ेगी, आप मुझे 1 घंटे का समय दीजिए। ज्योतिषी अपनी पत्रिकाएं देखने की बजाय बीरबल के पास पहुंचा। बीरबल ने उसे बताया कि उसे क्या कहना है। दरबार में लौटकर ज्योतिषी ने घोषणा की कि उसकी मृत्यु बादशाह से 3 दिन पहले होगी। अकबर को उसकी बात पर भरोसा नहीं था, लेकिन अपनी मृत्यु के डर से उन्होंने उसे बिना किसी नुकसान के भेज दिया। शिक्षा। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो सबसे पहले डर को दूर करना सीखें और फिर शांत दिमाग से काम करें। यदि ज्योतिषी अपनी मृत्यु की कोई और तारीख बताता तो बादशाह उसे गलत साबित करने के लिए उसे मृत्युदंड दे देते। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। 4 दशाह अकबर को यह पता था कि भ्रष्टाचार ताकत से ही आता। बादशाह अकबर ने यह बात बारखाल से पूछा। बारबल असहमत। वह बोले, भ्रष्ट व्यक्तियों को भ्रष्ट बनने के लिए ताकत की आवश्यकता नहीं होती। बादशाह ने बीरबल को अपनी बात साबित करने के लिए कहा। बीरबल कुछ बांस की छड़ी और रस्सी लेकर यमुना किनारे पहुंचे। उसने छड़ियां जमीन पर अलग अलग स्थानों पर इस तरह लगा दी जैसे वह कुछ खास माप रहे हैं। वहां पर आसपास भीड़ इकट्ठी हो गई, यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है। बीरबल कुछ नहीं बोले। लोगों ने अनुमान लगाया कि शायद वह कुछ राजकीय काम कर रहे हैं और इससे आसपास के इलाके या समुदाय के लिए समस्या हो सकती है। बिना कुछ पूछे बीरबल को घूस देने लगे कि वह उन्हें बचा लें। बीरबल भी शांत रहे। लोगों ने सोचा शायद धन कुछ कम है, तो उन्होंने कुछ अधिक धन देने को कोशिश की। आखिर बीरबल ने अपनी बात को साबित किया। वहां से अपना सामान लेकर चले गए और बादशाह से इनाम पाया। शिक्षा। भ्रष्टाचार को बढ़ने के लिए शक्ति के साथ उसके भुगतने वालों की सहायता भी बढ़ावा देती है। अगर कोई व्यक्ति कमजोर है और जल्द लाभ के लिए भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है तो भ्रष्ट व्यक्ति फलने फूलने लगता है। भ्रष्टाचार के लिए प्रणाली को दोष देने के बजाय हमें यह देखना चाहिए कि कुछ पाने के लिए लोग कितनी घूस देते या लेते हैं। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दे और वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। एक बार दिल्ली दरबार में बैठे हुए बादशाह अकबर ने अपने नवरत्नों से पूछा, भाई यह बताओ सबसे बड़ा पत यानी शहर कौन सा है। पहले नवरत्न ने कहा सोनीपत। दूसरा नवरत्न, हुजूर पानीपत सबसे बड़ा पत है। तीसरे नवरत्न ने लंबी हाँकी, नहीं जनाब,
दलपत से बड़ा पत और कोई दूसरा नहीं है। चौथे नवरत्न ने अपना राग अलापा, सबसे बड़ा पत तो दिल्लीपत यानी दिल्ली शहर है। बीरबल चुपचाप बैठे हुए सारी बातें सुन रहे थे। अकबर ने बीरबल से कहा, तुम भी कुछ बोलो। बीरबल ने कहा, सबसे बड़ा पत है राखपत और दूसरा बड़ा पत है रखापत। अकबर ने पूछा, बीरबल हमने सोनीपत, पानीपत, दलपत और दिल्लीपत सब पत सुन रखे हैं, पर राखपत रखापत किस शहर के नाम हैं? बीरबल बोले, हुजूर राखपत का मतलब है मैं आपके रखूं और रखपत का मतलब है आप मेरी बात रखो। यह मेलजोल और प्रेम भाव जिस पत में नहीं है उस पत का क्या मतलब है? प्रेम भाव है तो जंगल में भी मंगल है और प्रेम भाव नहीं तो नगर भी नरक का द्वार है। अकबर बीरबल की बातों को सुनकर बहुत खुश हुए और उन्हें कई इनामों से नवाजा। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। तीन दोस्तों, लोग कहा करते हैं कि संतान पर माता पिता के खून का बड़ा असर पड़ता है, सो प्रत्यक्ष देखने में भी आया। बादशाह और दीवान के मैत्री का प्रभाव उनके लड़कों पर भी पड़ा। वे आपस में बड़े मित्र हो गए। यहाँ तक नौबत पहुंची कि वे दोनों अपना सारा कारोबार छोड़कर मैत्री भाव का पालन करने लगे। यह बात बढ़ते दो बादशाह के कान तक पहुंची, जिस कारण वह बहुत क्षुभित हुआ और उनकी मैत्री भंग करने का उपाय सोचने लगा। उसने इस काम का भार बीरबल को सुपुर्द किया। एक दिन वह भरी सभा में दीवान के लड़के को बुलाकर उसके कान से मुंह सटाकर अलग कर लिया, परंतु कहा कुछ भी नहीं। फिर लोगों को सुनाकर बोला, सावधान, इस बात को किसी दूसरे के सामने कदापि न कहना। दीवान का लड़का वहां से विदा होकर चुपचाप अपने घर चला गया। जब दोनों मित्र फिर अपने समय पर एकत्रित हुए तो शाहजादे ने पूछा, कहिए मित्र, आपके कान से लगकर कलह सभा में बीरबल ने क्या कहा था? तब दीवान के लड़के ने उत्तर दिया, मित्रवर, उसने मुझसे कहा तो कुछ भी नहीं, परंतु झूठ-मूठ मेरे कान से मुंह लगाकर हटा लिया। शाहजादे ने कहा, मित्रवर, आज यह नई प्रणाली कैसी? आप तो कभी किसी बात की मुझसे छिपाव नहीं करते थे। शाहजादे के मन में इतने ही से खटका उत्पन्न हो गया, जिससे वह थोड़े समय में ही दीवान के लड़के से पृथक हो गया और फिर कभी उससे मित्रता न की। इधर से दिल का झुकाव हट जाने से उसका मन निजी कारोबार में लग गया। बादशाह ने बीरबल की इस बुद्धिमत्ता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे खुश करने के लिए बहुत सा पुरस्कार दिया। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। एक बार एक आदमी डरा समासा स्क्रोजा के पास पहुंचा। स्क्रोजा ने जो ही उसे अपने घर के भीतर बैठने को कहा, वह व्यक्ति बताई हुई जगह पर न बैठकर दरवाजे के पास पहुंचा और दरवाजे को भीतर से बंद करने के बाद खोजा के एकदम करीब आकर बोला, खोजा भाई, मैं एक अपराधी हूं। मैंने एक किशोरी के साथ पहले बलात्कार किया, फिर उसकी हत्या भी कर दी। लेकिन मैंने दोनों अपराध अनजाने में किए हैं। क्या तुम मेरा मुकदमा लड़ सकते हो? खोजा ने कहा, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ सकता हूं। इसके लिए तुम्हें मुझको 2000 रुपए देने होंगे। जिस दिन तुम मुझे इतनी रकम दे दोगे, मैं तुम्हारा मुकदमा लड़ने के लिए चल पड़ूंगा। खोजा की फीस सुनते ही वह व्यक्ति खोजा से विदा लेकर चल दिया। खोजा ने कई दिन तक उस व्यक्ति का इंतजार किया, लेकिन वह व्यक्ति फिर लौटकर नहीं आया। काफी अरसा बीत जाने के बाद एक दिन फिर वह आदमी खोजा के घर पहुंचा। इससे पहले कि खोजा उसे पहचानने की कोशिश करता, उसने खुद ही अपना परिचय देना शुरू किया।
खोजा भाई, तकरीबन 16 साल पहले मैं आपके पास आया था। तब मैंने बताया था कि मैंने एक किशोरी से बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर दी है। मैं चाहता था कि आप मेरा मुकदमा लड़ें। हालांकि आप तैयार थे, किंतु मैं ही फिर आपके पास नहीं आया। खोजा को सब कुछ याद आ गया। उसने उस अपराधी से कहा, चलो कोई बात नहीं, तुम नहीं आए यह तो समझ में आया, लेकिन फिर तुम्हारे मुकदमे का क्या हुआ? तुम्हें सजा हुई या नहीं? अपराधी बोला, अभी मेरा मुकदमा विचाराधीन है। इस बीच अपना मुकदमा लड़ने के लिए मैंने कई वकील किए। मुकदमेबाजी में मैं अब तक तकरीबन 5 लाख रुपए लगा चुका हूँ। छोटी से लेकर बड़ी अदालत तक मेरा मुकदमा चल चुका है। लेकिन मुझे अभी भी यह लग रहा है कि मुझे मौत की सजा मिलेगी। ऐसा कहकर वह अपराधी खोजा की तरफ टुकुर टुकुर देखने लगा। खोजा को उम्मीद थी कि वह अभी अपनी कहानी पूरी करेगा, लेकिन जब काफी देर तक वह कुछ नहीं बोला तो खोजा ने स्वयं ही पूछ लिया, तुम मुझे यह बताओ कि अब तुम मुझसे क्या चाहते हो? वह आदमी बोला, सरोजा भाई, मैं चाहता हूं कि बड़े काजी की अदालत में मेरे मुकदमे की पैरवी आप करें। यह सुनकर खोजा ने उसे समझाया, भाई मेरे, 16 साल पहले मात्र 2000 रुपए लेकर मैं तुम्हें इस मुकदमे से मुक्ति दिला रहा था। तुमने इतना पैसा और समय व्यर्थ ही बर्बाद कर दिया। इतने धन से तो तुम्हारा परिवार कब का मालामाल हो चुका होता। तुम्हें तो तब भी इस दुनिया से जाना था और अब भी जाओगे। अलबत्ता अब अपने परिवार को कंगाल करके जाओगे। तुमने जो जुर्म किए हैं वे कतई माफी के काबिल न तो उस वक्त थे और न आज है। यह सुनकर वह अपराधी अपना सा मुंह लेकर लौट गया। वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 नसरुद्दीन खोजा के मुल्क का बादशाह खोजा की खिल्ली उड़ाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। ठीक यही हाल स्वयं खोजा का भी था। उसे जब भी मौका मिलता बादशाह की खिल्ली उड़ाने का वह उसे कभी खराब नहीं जाने देता था। खोजा को ऐसे मौके कुछ ज्यादा ही मिलते थे, क्योंकि बादशाह जो था वह अक्सर ही किसी की फरियाद सुनते समय ऐसे नतीजे पर पहुंचता था जिसे सुनकर पूरे दरबार का मन होता कि सब खिलखिलाकर हंसे, लेकिन जहां और लोग बादशाह की नाराजगी के डर से मन ही मन मुस्कुराकर रह जाते, वहीं खोजा खुलकर बादशाह को यह बताने से नहीं चूकता था कि उसने कितना उलझ-जुल फैसला सुनाया है। एक दिन बादशाह दरबार में किसी शिकारी की फरियाद सुन रहा था। शिकारी अपने किसी कारनामे को बढ़ा-चढ़ाकर पेश कर रहा था। अपनी बात को मजबूती देने के लिए उसने कहा, बादशाह सलामत, मेरी बात पर यदि आपको यकीन न हो तो आप नसरुद्दीन खोजा से पूछ सकते हैं। खोजा एक आला दर्जे का शिकारी है। वे जरूर बता सकेंगे कि मेरे दावे में कितना दम है। इतना सुनना था कि बादशाह ने शिकारी के मामले को वहीं मुलतवी कर दिया। वह बोला, ठीक है, पहले हम नसरुद्दीन खोजा के साथ शिकार पर जाएंगे। हम देखना चाहते हैं कि खोजा आला दर्जे का शिकारी है भी या नहीं, और यह भी कि तुम्हारी इस बात में कितनी सच्चाई है। उसके बाद ही हम तुम्हारे दावों पर यकीन करेंगे। इस फैसले के बाद बादशाह ने तुरंत ही शिकार पर जाने का ऐलान कर दिया और खोजा से कहा कि वह भी उसके साथ शिकार पर चले। दोनों अपने कुछ वजीरों और नौकरों के साथ शिकार करने चल पड़े। रास्ते में उन्हें दूर से एक पेड़ दिखाई दिया।
बादशाह ने खोजा को पेड़ का निशाना बना तीर चलाने को कहा। खोजा ने तीर चलाया लेकिन वह निशाना चूक गया। बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहां पनाह, यह तो मैं आपकी तीरंदाजी की नकल कर रहा था। ऐसा कहकर उसने फिर एक तीर चलाया लेकिन वह निशाना भी चूक गया। बादशाह फिर से एक बार जोर से हंस पड़ा। खोजा बोला, यह हंसने की बात नहीं है जहांपना, यह तो मैं वजीरों की तीरंदाजी की नकल कर रहा था। उसने तीसरी बार तीर चलाया और वह निशाने पर बैठ गया। देखा जहांपना, यह मेरी तीरंदाजी है। नसरुद्दीन खोजा की तीरंदाजी। खोजा ने गर्व से कहा। दोस्तों, ये मजेदार कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 4 बीरबल के साथ अकबर की एक नई कहानी। एक बार अकबर ने एक सोने का प्याला बनवाया और इसे अपने दरबार में रखवाया। अकबर ने सोचा कि यदि कोई बता सकता है कि इसमें कितने लीटर सोना है तो उसे यह प्याला उपहार में मिलेगा। इस पर बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इसे उल्टा लेकर इसका वजन नाप सकता हूँ। अकबर ने सहमति दी और बीरबल ने प्याले को उल्टा कर लिया। बीरबल ने फिर एक बड़ी थाली लेकर उसमें सोने को डाला और फिर प्याले को उसमें तेल डालकर तेल की निकासी की। इसके बाद बीरबल ने जल्दी से थाली का वजन नापा और फिर प्याले का वजन नापा। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, इसमें 10 किलो सोना है। अकबर ने हैरानी से पूछा, कैसे पता चला? तो बीरबल ने जवाब दिया, हुजूर, जैसे ही मैंने प्याले को तेल में डाला, इसने तेल का वजन बढ़ा दिया और जब मैंने प्याले को थाली में डाला, उसके वजन से तेल का वजन काट दिया। इससे सोने का सटीक वजन पता चल गया। अकबर ने बीरबल की चालाकी को सराहा और उन्होंने उसे इस प्याले का इनाम दिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर के सवाल का बेहतर और होशियार तरीके से जवाब दिया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 5 बीरबल और अकबर की एक नई कहानी। एक दिन बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक परीक्षण रखा। उन्होंने सभी विशाल खजाने को देखा और कहा, जो भी मेरे लिए सबसे अनमोल वस्त्र लाएगा, उसे बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। सभी मंत्रियों ने बहुत सोच समझकर अपने सबसे शानदार कपड़े लाए, परंतु अकबर ने उन्हें संतुष्ट नहीं किया। बीरबल ने आते हुए उनसे पूछा, समस्या क्या है हुजूर? अकबर बोले, मुझे उसका वस्त्र चाहिए जो किसी भी अन्य वस्त्र से अधिक अनमोल हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर, मैं एक सुझाव देना चाहूं। आइए आपको वह वस्त्र दिखाता हूं जिससे आप पूरी दुनिया को हराने में समर्थ हो जाएंगे। बीरबल ने एक आदमी को बुलवाया जिसने अकबर के सामने एक खास वस्त्र पेश किया। यह वस्त्र एक जादुई चश्मा था जिससे जो भी देखता उसे वह सबसे अनमोल चीज की तस्वीर नजर आती थी। अकबर ने इसे देखा और बड़े आनंद से उसे स्वीकार किया। बीरबल के इस उपाय ने उन्हें पूरी दुनिया की सबसे अनमोल वस्त्र प्राप्त करने में सफल बना दिया। इस प्रकार बीरबल ने अकबर की समस्या को समझा और उसके लिए एक अद्वितीय हल प्रस्तुत किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। 6 अकबर और बीरबल की एक लंबी कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बहुत चिंतित थे। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा, मुझे ऐसा विचार दिखाओ जिससे आसमान से तारे गिरकर मेरे पैरों में आ जाएं। मंत्रियों ने बहुत सोच सोचकर उन्हें यह विचार प्रस्तुत किया कि जिस तारे को देखने से आपके पैरों में आनंद होंगे,
परंतु अकबर ने उनसे संतुष्ट नहीं होकर बीरबल को इस मुद्दे पर आमंत्रित किया। बीरबल ने अकबर के आदेश पर आकर कहा, हुजूर, अगर आप मुझे थोड़ी देर की अनुमति दें तो मैं इस समस्या का समाधान जल्दी कर सकता हूं। अकबर ने बीरबल की सुनी और उन्हें समय दिया। बीरबल अपनी बुद्धि के साथ एक दिन की यात्रा पर निकला। वह एक विशाल खजाने की खोज में निकला जहां उसे एक जादुई शिला मिली। वह शिला ऐसा जादू कर सकती थी जिससे तारे आकाश से गिरकर उस जगह आ जाते थे जहां उसे चाहिए था। बीरबल ने वह जादूगरी शिला लेकर अकबर के पास लौटा। अकबर ने बीरबल की योजना सुनी और बहुत खुश हुए। इस प्रकार बीरबल ने अकबर की समस्या का समाधान किया और बादशाह को उसकी आकांक्षाओं को पूरा करने का सामर्थ्य दिखाया। बादशाह ने बीरबल की बुद्धिमत्ता की सराहना की और उन्हें उनकी सेवा में विशेष मंत्री नियुक्त किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दे। दो दरबार में बीरबल से जलने वालों की कमी नहीं थी। बादशाह अकबर का साला तो कई बार बीरबल से मात खाने के बाद भी बाज न आता था। बेगम का भाई होने के कारण अक्सर बेगम की ओर से भी बादशाह को दबाव सहना पड़ता था। ऐसे ही एक बार साले साहब स्वयं को बुद्धिमान बताते हुए दीवान पद की मांग करने लगे। बीरबल अभी दरबार में नहीं आया था। बादशाह अकबर ने साले साहब से कहा, मुझे आज सुबह महल के पीछे से कुत्ते के पिल्ले की आवाजें सुनाई दे रही थीं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। देखकर आओ, फिर बताओ कि यह बात सही है या नहीं। साले साहब चले गए। कुछ देर बाद लौटकर बोले, हुजूर, आपने सही फरमाया, कुतिया ही ने बच्चे दिए हैं। अच्छा, कितने बच्चे हैं? बादशाह ने पूछा। हुजूर, वह तो मैंने गिने नहीं। गिनकर आओ। साले साहब गए और लौटकर बोले, हुजूर, 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? बादशाह ने फिर पूछा। वह तो नहीं देखा। जाओ, देखकर आओ। आदेश पाकर साले साहब फिर गए और लौटकर जवाब दिया, 3 नर 2 मादा हैं हुजूर। नर पिल्ले किस रंग के हैं? हुजूर, वह देखकर अभी आता हूँ। रहने दो, बैठ जाओ, बादशाह ने कहा। साले साहब बैठ गए। कुछ देर बाद बीरबल दरबार में आया। तब बादशाह अकबर बोले, बीरबल, आज तुम सुबह महल के पीछे से पिल्लों की आवाजें आ रही हैं, शायद कुतिया ने बच्चे दिए हैं। जाओ, देखकर आओ, माजरा क्या है। जी हुजूर। बीरबल चला गया और कुछ देर बाद लौटकर बोला, हुजूर, आपने सही फरमाया, कुतिया ने ही बच्चे दिए हैं। कितने बच्चे हैं? हुजूर, 5 बच्चे हैं। कितने नर हैं, कितने मादा? हुजूर, 3 नर हैं, 2 मादा। नर किस रंग के हैं? 2 काले हैं, 1 बादामी है। ठीक है, बैठ जाओ। बादशाह अकबर ने अपने साले की ओर देखा। वह सिर झुकाए चुपचाप बैठा रहा। बादशाह ने उससे पूछा, क्यों, तुम अब क्या कहते हो? उससे कोई जवाब देते न बना। पैसे की थैली किसकी? दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर राजकाज देख रहे थे। तभी दरबान ने सूचना दी कि 2 व्यक्ति अपने झगड़े का निपटारा करवाने के लिए आना चाहते हैं। बादशाह ने दोनों को बुलवा लिया। दोनों दरबार में आ गए और बादशाह के सामने झुककर खड़े हो गए। कहो, क्या समस्या है तुम्हारी? बादशाह ने पूछा। हुजूर, मेरा नाम काशी है, मैं तेली हूँ और तेल बेचने का धंधा करता हूँ, और हुजूर, यह कसाई है।
इसने मेरी दुकान पर आकर तेल खरीदा और साथ में मेरी पैसों की भरी थैली भी ले गया। जब मैंने इसे पकड़ा और अपनी थैली मांगी तो यह उसे अपनी बताने लगा। हुजूर, अब आप ही न्याय करें। जरूर न्याय होगा। अब तुम कहो, तुम्हें क्या कहना है? बादशाह ने कसाई से कहा। हुजूर, मेरा नाम रमजान है और मैं कसाई हूँ। हुजूर, जब मैंने अपनी दुकान पर आज मांस की बिक्री के पैसे गिनकर थैली जैसे ही उठाई, यह तेली आ गया और मुझसे यह थैली छीन ली। अब उस पर अपना हक जमा रहा है। हुजूर, मुझ गरीब के पैसे वापस दिला दीजिए। दोनों की बातें सुनकर बादशाह सोच में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह किसके हाथ फैसला दें। उन्होंने बीरबल से फैसला करने को कहा। बीरबल ने उससे पैसों की थैली ले ली और दोनों को कुछ देर के लिए बाहर भेज दिया। बीरबल ने सेवक से एक कटोरे में पानी मंगवाया और उस थैली में से कुछ सिक्के निकालकर पानी में डाले और पानी को गौर से देखा। फिर बादशाह से कहा, हुजूर, इस पानी में सिक्के डालने से तेल जरा सा भी अंश पानी में नहीं उभार रहा है। यदि यह सिक्के तेली के होते तो यकीनन उन पर सिक्कों पर तेल लगा होता और वह तेल पानी में भी दिखाई देता। बादशाह ने भी पानी में सिक्के डाले, पानी को गौर से देखा और फिर बीरबल की बात से सहमत हो गए। बीरबल ने उन दोनों को दरबार में बुलाया और कहा, मुझे पता चल गया है कि यह थैली किसकी है। काशी, तुम झूठ बोल रहे हो, यह थैली रमजान कसाई की है। हुजूर, यह थैली मेरी है, काशी एक बार फिर बोला। बीरबल ने सिक्के डले पानी वाला कटोरा उसे दिखाते हुए कहा, यदि यह थैली तुम्हारी है तो इन सिक्कों पर कुछ न कुछ तेल अवश्य होना चाहिए, पर तुम भी देख लो, तेल तो अंश मात्र भी नजर नहीं आ रहा है। काशी चुप हो गया। बीरबल ने रमजान कसाई को उसकी थैली दे दी और काशी को कारागार में डलवा दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी और नई कहानी सुनाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। 3 महाराजा अकबर बीरबल की हाजिर जवाबी के बड़े कायल थे। उनकी इस बात से दरबार के अन्य मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री, जो महामंत्री का पद पाने का लोभी था, ने मन ही मन एक योजना बनाई। उसे मालूम था कि जब तक बीरबल दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी यह इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में अकबर ने बीरबल की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। यह सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि बीरबल मेरे 3 सवालों का उत्तर सही दे देता है तो मैं उसकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूंगा, और यदि नहीं तो इससे यह सिद्ध होता है कि वह महाराज का चापलूस है। अकबर को मालूम था कि बीरबल उसके सवालों का जवाब जरूर दे देगा, इसलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? अकबर ने फौरन बीरबल से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता है तो मुख्य सलाहकार का पद छोड़ने के लिए तैयार रहे। बीरबल ने कहा, तो सुनिए महाराज। पहला सवाल, बीरबल ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिनकर तसल्ली कर लो, बीरबल ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल, बीरबल ने जमीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ मंगवाई गई और उसे एक जगह गाड़ दिया
और बीरबल ने महाराज से कहा, महाराज बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच लें। महाराज बोले, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्री की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर-थर कांपने लगे और महाराज से बोले, महाराज बस मुझे मेरे सवालों का जवाब